नियत या तल है। इंसान करना कुछ चाहता है पर उसकी तकदीर उससे वही करवाती है जो नियत चाहती है। इसका जीता जागता उदाहरण है आगरा निवासी दुष्यंत प्रताप सिंह। दुष्यंत प्रताप सिंह बहुत छोटी उम्र में संगीत सीखने के लिए मुंबई आए थे। उन्होंने सुरेश वाडकर से संगीत भी सीखा, लेकिन उन्हें टीवी सीरियल में अभिनय करने का मौका मिला और एक दिन उनके दिमाग में आया कि अरे मैं यहाँ अभिनय करने तो आया नहीं था, मुझे तो संगीत सीखना था। इसलिए वह वापस आगरा लौट गए। आगरा जाकर दुष्यंत प्रताप सिंह ने संगीत के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लेकिन तकदीर उन्हें भटकाती रही, बार बार मुंबई लेकर आती रही और आज की तारीख में बॉलीवुड में दुष्यंत प्रताप सिंह की गिनती एक मशहूर फिल्म निर्देशक के रूप में होती है। बतौर निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह की 2 फिल्में 100 बक्स और त्राहिमाम प्रदर्शित हो चुकी हैं, जबकि फिल्म में वेब सीरीज और लोक फिल्मों सहित उनके 9 प्रोजेक्ट तैयार हैं। 20 जनवरी 2023 को दुष्यंत प्रताप सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म जिंदगी शतरंज है रिलीज होने जा रही है, जिसमें हितेन तेजवानी, दलेर मेहंदी, बोना अब्दुल्ला सहित कई लोकप्रिय कलाकार हैं। फिल्मी संगम चैनल पर दुष्यंत प्रताप सिंह से लंबी बातचीत हुई। दुष्यंत जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं भी फिल्मी संगम के सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और स्पेशली मैं बहुत आभारी हूं चैनल के सभी पदाधिकारियों का, उनकी वजह से मुझे एक संवाद का मौका प्राप्त हो रहा है फिल्मी संगम के सभी सब्सक्राइबर के साथ। दूसरा ये था कि 1997 से लेकर अब तक की आपकी बम्बई में जो यात्रा रही वो किस तरह की रही है? मुंबई में देखा जाए तो मैं बहुत लकी भी रहा हूँ और बहुत स्ट्रगल भी किया मैंने। और एक समय ऐसा भी रात था कि जब मैं सब छोड़ छाड़ के मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपना प्रोडक्शन शुरू करना है और मैं अपने जिस जगह से बिलोंग करता हूँ आगरा से, वहाँ पे काम शुरू करूँगा। पर कहते हैं कि आपकी जो किस्मत होती है वो आपको अल्टीमेटली वहीं खींच के लाती है जहाँ पे आपको काम करना है। तो मैं फिर मतलब ये मेरा आना जाना और नेचर ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे सिनेमा के अलावा कुछ आता नहीं था, तो मैं कहीं भी गया इस शहर से मेरा पीछा कभी नहीं छूटा। मैं क्योंकि यहीं पे लोगों को जानता था तो हमेशा मैंने काम मुंबई से किया। बट 97 में एक काम में मैं बहुत लकी रहा कि जिस दिन मैंने इस शहर में कदम रखा उसके दूसरे दिन से मेरे पास काम था। तो उस मामले में मैं इस मुंबई नगरी का, मुंबई के सभी लोगों का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, उन सब का बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में, आपने शुरुआत संगीत से, एक्टिंग से की, फिर निर्देशक तक बन गए हैं, क्या रही है पूरी यात्रा, क्या क्या किया? मैं बेसिकली स्टार्ट माई कैरियर एज एन सिंगर और मुझे ऐसे ही गाने का शौक था, सीखने की कोशिश की, बट मुझे कोई अच्छे टीचर मिले नहीं और जो मिले तो वो एक तारतम्य नहीं बैठ पाया जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है या संगीत में होना चाहिए। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और फिर उसके बाद कई टेलीविजन प्रोग्राम से जैसे अंताक्षरी, इन अंताक्षरी, मेरी आवाज़ सुनो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैंने शिरकत की, कुछ विन किए, कुछ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए। फिर मैंने संगीत सीखा यहाँ पे सुरेश वाडकर साहब के म्यूजिक इंस्टीट्यूट में कुछ समय, लेकिन बाकी समय मैंने जो बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स थे उनके साथ मुझे बैठने का मौका बहुत मिला, जैसे आनंद शर्मा जी हैं या नदीम श्रवण, उसके श्रवण जी हैं, बाकी और उसमें बहुत सारे कंपोजर्स थे। तो मैंने उनको देख के कैसे करते हैं फिर जाके उसकी नकल करना घर पे, तो ऐसे मैंने बहुत सीखने की कोशिश की संगीत को। तो और इन बिटवीन ऑफ, क्योंकि मैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस थे यहाँ लोगों से, वो बनते चले गए, तो मुझे कुछ एक्टिंग के ऑफर्स आए और मैंने कोशिश भी की, तो वो भी एक जर्नी शुरू हुई। बट समहाउ इन 1999 आई थॉट वन डे कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मैं एक्टिंग करने के लिए तो यहाँ पे आया नहीं था। तो मैं इस शहर में केवल संगीत सीखने आया था, मेरे कुछ सपने भी नहीं थे बड़े कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है या मुझे एक्टर बनना है। तो आई थॉट कि चलो अभी करना क्या है। तो मुझे शौक था, एक लीडरशिप का शौक है मुझे शुरू से, तो मैंने कहा मैं चलो अपना हम लोग प्रोडक्शन शुरू करूँगा मैं अपना। तो आई स्टार्ट माई कंपनी में वापस आगरा शहर में मैंने डेरे जमाए जहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे अपनी एक छोटी सी एक संस्था शुरू की और वहाँ से धीरे धीरे प्रोडक्शन हम लोगों ने कदम रखा और आज प्रॉपरली छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट है शहर में हमारा। और मैं आभारी हूँ ईश्वर का, अपने सभी सीनियर्स का, कि मुझे असीमित मौके प्रदान किए ईश्वर ने प्रदान कर रहे हैं। और मैं अभी थोड़ा सा अपना ब्रेड बटर और अपनी जो जर्नी है मेरी, अभी मेरा शौक है, मतलब मैं लकी उन लोगों में से कि जिनका जो शौक है वही उनका प्रोफेशन है, उसे मैं अच्छी तरह से निभा पा रहा हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे जो सीनियर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहें, कि मेरी ये जर्नी इसी तरह से
जारी रहे। और स्पेशली मैं इसमें सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा मीडिया का। मीडिया ने मुझे इतना दिया जिसको मैं शायद डिजर्व भी नहीं करता था। तो आज के समय में मैं ये दावा बहुत आसानी से कर सकता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं जो भी इच्छा करता हूँ अपने सब मीडिया के संपादकों से, दोस्तों से, सीनियर से, वो इतने प्यार से मुझे कवरेज देते हैं, इतने भरोसे के साथ छापते हैं मुझे, और मैंने हमेशा कोशिश की उनके भरोसे को भी तोड़ूं नहीं। तो उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मीडिया एक्सपोजर बहुत मिला। आपने आगरा से म्यूजिक कंपनी शुरू की और म्यूजिक वीडियोस बनाने शुरू किए थे। कौन से म्यूजिक वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हुए और फिर फिल्म की तरफ कैसे मुड़ना हुआ कि फिल्म डायरेक्ट की जाए? मैंने एक्चुअली आगरा से म्यूजिक कंपनी की शुरुआत हुई थी बाबला जी के साथ में। बाबला शाहजी कल्याण जानंद जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने म्यूजिक कंपनी खोली थी और चीकू म्यूजिक कंपनी उनके बेटे के नाम से। तो वहां से एक म्यूजिक कंपनी वाला शुरू हुआ, उनके कुछ एल्बम्स रिलीज हुए, बट उस समय वो मार्केट अजीब था, सीडीज आती थी, सेल करना है, और अलग अलग जगह पे कई एल्बम्स मेरे भी रिलीज हुए। तो बाबला जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला उनकी म्यूजिक कंपनी को, बट वो मार्केट बड़ा अजीब था। तो मैं कोई रिटेल तो बेचने वाला हूं नहीं, तो सीडीज उस समय आती थी, फिर हर शॉप पे उनको जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा, जैसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही उस समय म्यूजिक कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे, कैसेट्स और सीडीज के। वहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे कहाँ से प्रोडक्शन होता है, कैसे जाती है वहां से, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट अगेन दैट्स अ वेरी बिग सिंडिकेट और कॉकस। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ उसमें। तो देन फिर मैंने टेलीविजन प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हम लोगों ने रियलिटी शोज किए बहुत सारे, हम लोगों ने टॉक शोज बहुत किए टेलीविजन के लिए, उनमें बहुत अच्छा प्रसाद मिला। और उसी इन बिटवीन एक नया दौर शुरू हुआ अवार्ड्स का। तो मैंने सबसे पहले मुझे मौका मिला ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अवार्ड्स जो दिल्ली में होता है उसे डायरेक्ट करने का। सेकंड मैंने डायरेक्ट किया। देन फिर मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा है, तो आई स्टार्ट इंडिविजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हम लोगों ने, जहां पे कि हम लोगों ने पुलिस के शहीदों के लिए शौर्य अवार्ड शुरू किए लखनऊ में। बहुत प्रसाद मिला उसको। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, डीजीपी थे, वो सब लोग दे ऑल आर इन्वॉल्व ऑन दैट। देन फिर मुंबई में हम लोगों ने अवार्ड्स शुरू किया, और 2 फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है हमारे, टॉप 15 इंडियन आइकन अवार्ड जो मुंबई में होते हैं, और वर्ल्ड आइकन अवार्ड फिर शुरू किया हम लोगों ने, वो ओवरसीज में हम लोग करते हैं। हम लोगों ने दुबई से शुरू किया, फिर थाईलैंड, फिर श्रीलंका। तो ये जर्नी होती चली गई। फिल्म का मेरा एक बड़ा सपना था कि मैं सिनेमा बनाऊं। तो सबसे पहली जो फिल्म मैंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की, बहुत बचपना था, आता कुछ था नहीं, 2002 में, और उसका नाम था पत्थर। वसुंधरा दास उस समय बड़ी स्टार हुआ करती थी, उनको लेके फिल्म मैंने कंप्लीट की। लेकिन मैं इतने कर्जे में आ गया, मैं इतना परेशान हो गया कि समहाउ मुझे लगा पता नहीं, लेकिन हौसले मेरे बड़े बुलंद रहे। मैंने बोला दोस्तों का बड़ा साथ रहता है मुझे, तो आसपास इतने लोग थे, तो उससे हम उभरे। देन फिर एक और मैंने कोशिश की, एक और फिल्म आगरा से, मैं नाम नहीं लूंगा उन सबका, तो वो एक शुरू की फिल्म। और शुरू होते होते फिल्म, यहाँ मुंबई का ऐसा कॉकस है कि आपको नहीं पता हो तो आप फिर गलत हाथों में चले जाते हैं। तो उन्हें लगा कि इस फिल्म से तो बड़े भारी पैसे कमाए जाएंगे, तो उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। आई एम देयर एज एन को प्रोड्यूसर। वो मेरी गलती थी, मुझे इवन मुझे एज एन डायरेक्टर उस फिल्म में रहना चाहिए था, या मुझे एज एन वट एवर इट इज आर्टिस्ट वगैरह। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली एक बहुत अजीब से नोट पे, और वो बड़ा दुखद नोट था सबके लिए, मैं उससे अलग हो गया। फिर मैंने सोचा मुझे सिनेमा बनाना नहीं है। तो इन अवार्ड्स के बीच में फिर मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने कहा सिनेमा बनाओ, सिनेमा बनाओ। तो एक जयपुर में है डॉक्टर प्रतिमा तोतला, उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी आप फिल्म बनाओ, और आप जो फिल्म बनाओगे तो सबसे पहला पैसा आप मुझसे लोगे बनाने के लिए एज ए प्रोड्यूसर। तो मैं एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था, एक लड़की की कहानी, एक वेश्या की कहानी, एक रात की उसकी जर्नी होती है। तो प्रोडक्शन तो मतलब हम लोग सीख चुके थे। तो मैंने जाके उनको एक सब्जेक्ट बताया। तो उसमें पितृपक्ष शुरू होने वाले थे, तो सडनली उनका कॉल आया, वेयर आर यू? आई सेड मैं गुड़गांव में हूँ अभी। तो नहीं, मैं भी आई हूँ, तुम आ जाओ होटल। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और उन्होंने बोला कि ये आप रखो, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं कल से, और आप फटाफट से इस पर काम शुरू कर दो। तो वो मेरा एक सिनेमा की जर्नी शुरू हुई। मैंने उस फिल्म को बनाने की कोशिश की। अच्छा, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वो फिल्म बनी। और मेरे साथ एक बड़ा ईश्वर कृपा रही है कि मैंने जो भी काम किया तो उसको मैं उसके अंजाम तक लेके गया। तो उस समय वो फिल्म प्रॉपरली रिलीज हुई। उसके साथ फिर आदरणीय राम भैया जुड़े एज एन प्रोड्यूसर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे होता है, दैट्स अ बिग टास्क। तो वो जुड़े फुल फ्लैज प्रोड्यूसर, और बाकी भी लोग थे। तो फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। एंड नाउ वी आर हैप्पी, बैक टू बैक आई कंप्लीट 9 प्रोजेक्ट एज एन डायरेक्टर। 2 फिल्में हमने अभी रिलीज की हैं लास्ट 20 days बिफोर, त्राहिमाम और अजय वर्धन। और अब 20 तारीख को मेरी बहुत महत्वाकांक्षी जो फिल्म है जिंदगी शतरंज, वो रिलीज हो रही है।
फिर कुछ हम लोग की वेब सीरीज़ हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, और अभी कुछ काम चल रहा है। तो आई होप कि इसी महीने बिफोर रिलीज ही शायद मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ सभी दोस्तों को दूँ। बट इस सब का एक जो सबसे पॉजिटिव पहलू है कि मैं जब न्यूज़ देता हूँ तो मेरे समाओ के आजकल लोगों को पसंद नहीं आता कि आप तरक्की कर रहे हो, आपका काम बन रहा है। मेरे साथी लोग खुश बहुत होते हैं। मेरे आसपास अगर 250-300 लोग हैं तो मैं कुछ अब बात छोड़ दें तो वो इतने खुश होते हैं, तो मुझे लगता है शायद मैंने ये कमाया है। और उनकी खुशी, उनका जो उत्साह है वो मुझे कभी ऊपर नीचे नहीं आने देता कि यार क्या करूँगा क्या। वो कहते हैं वेरी गुड। मेरे प्रोड्यूसर्स भी हैं, दे सेड कि नहीं आप बनाओ ना पिक्चर, जो होगा देखा जाएगा, उसमें दे लीस्ट बॉदर। और मैं कभी उनको बोलता भी नहीं हूँ कि आपको ये फायदा हो जाएगा या इतना हो जाएगा। सो दे ऑलवेज स्टैंड विद मी। तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू है कि मेरे जो ईश्वर ने मुझे जो संबंध दिए या ऐसे शख्स दिए जो मेरे साथ मेरे कैरियर में साथ मिलके चले, वो सारे लोग ऐसे थे कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने विनम्रता सीखी, उनसे मैंने धीरज सीखा। वो मुझे कंटिन्यू सिखा के गए, सिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए। आपने स्वतंत्र रूप से जब निर्देशन की बागडोर संभाली तो सबसे पहली फिल्म बनाई वेश्या को लेकर के, द $100 जी। क्या आपको टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि इस तरह की सब्जेक्ट पर लोग फिल्म बनाना पसंद नहीं करते? देखिए मैं एक्सीडेंटल डायरेक्टर हूँ। मुझे इतना प्रोडक्शन करने का समझ आ गया था कि आप नए हो तो आपके साथ स्टार्स काम नहीं करेंगे, बड़े स्टूडियो काम नहीं करेंगे, और छोटे लोग सिर्फ आपको चीट करेंगे। तो वहां पे मुझे एक ही आदमी नजर आया कि फिल्म जब बनती है तो कोई नहीं होता, न डायरेक्टर, न प्रोड्यूसर, न एक्टर, नो बड़ी। लोगों की बहुत बड़ी गलत है कि प्रोड्यूसर बहुत बड़ी तोप है या एक्टर बड़ी तोप है। डायरेक्टर ही मालिक है, डायरेक्टर ही सब कुछ है। तो मुझे लगा ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर ये आपकी कमांड में है तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। तो मैंने कहा पहले तो एक काम करो, इस पे शुरू हो जाओ आप, यू डू योर प्रोजेक्ट एज एन डायरेक्टर, तो फिर सब कुछ आपकी कमांड में। और जब से मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि टेलीविजन में मुझे कभी दिक्कत आई नहीं, टेलीविजन मैंने सारा अपना डायरेक्ट किया, तो जब से मैंने डायरेक्टर वाली पोस्ट संभाली तब से आई एम सो हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी विद मी। और मैंने सीखा भी बहुत, एज एन डायरेक्टर बहुत सीखा, आर्टिस्टों से सीखा, टेक्नीशियन से सीखा, इवन अपने असिस्टेंट से सीखा मैंने। तो सिनेमा में मैं तो आने वाले भी जो लोग हैं, मैं उनको ही सलाह दूंगा, अगर आपको डायरेक्शन आता है, आपको समझ है, इनफैक्ट आप कोई अच्छा एसोसिएट ले लीजिए, बट आपको अगर समझ है सिनेमा की और आप सिंसियरली सिनेमा बनाना चाहते हैं और एज एन टेक्नीशियन अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो यू प्लीज आप वो फिल्म डायरेक्ट कीजिए। पहली फिल्म के रूप में वेश्या की जिंदगी ही क्यों? आपको वो रिस्क नहीं था? रिस्क तो एक्चुअली मुझे लगा कि एक तो मानवीय संवेदना से रिलेटेड वो सब्जेक्ट था, तो मुझे बहुत, और वो सब्जेक्ट मेरा बहुत पहले मेरे दिमाग में फ्लिकर कर रहा था। फिर मेरी डॉटर जो है उसने उस पर बुक लिखी थी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी मेरे लिए भावनात्मक। तीसरी बात, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूं तो मैं खर्चा समझता हूं कि कहाँ पे कितना खर्चा होगा। मैं कोई फिल्म ये सोच के शुरू नहीं करता कि बना देनी है, फिल्म का सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है इसका बजट क्या होगा। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मैं बहुत कॉम्पैक्ट बजट में कंप्लीट कर सकता था, तो इसीलिए वो मैंने फिल्म की। और रिस्क वाली बात तो देखिए उसके लिए होती है कि जिसके पास खोने को कुछ हो, जिसके पास खोने को ही कुछ नहीं है, तो मेरे पास सब कुछ पाने के लिए था उस फिल्म में। तो और आज भी जितना भी है, जो भी छोटा मोटा, सब बिकॉज ऑफ द $100 है। तो मैं तो थैंक्स ही बोल सकता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को। $100 से एक अच्छी पहचान मिल गई थी, उसके बाद फिर त्राहिमाम जैसा विषय क्यों चुना? त्राहिमाम जैसा विषय मैंने इसलिए चुना कि एक तो जनरली जो आज का जो मार्केट है उनको हार्ड हिटिंग फिल्में चाहिए, कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित चाहिए। और दूसरी बात, त्राहिमाम पे वही कहानी है जो मैंने 2002 में, मुझे क्या है, मैं कभी जो मेरे माइंड में रहता है मैं उसको साकार करके रहता हूँ। तो 2002 में जिस सब्जेक्ट में फेल हो गया था, जिसे मुझे चीट किया लोगों ने, तो ये त्राहिमाम एग्जैक्टली हम बात करें तो ये उसी सब्जेक्ट की एक तरह से रिप्लिका है। और क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा था, मैंने डेवलप किया, सब कुछ किया उसको, बट त्राहिमाम जनरली शूट वाइज या वैसे देखें टेक्निकल वाइज तो बहुत अलग है उससे। लेकिन ये कहानी बेस्ड एक्चुअली फिल्म जो है वो उसी कहानी पे बेस्ड है जो एग्जैक्टली ट्रू घटना हुई थी, और वो भी फिल्म उसी स्टोरी पे थी जो ट्रू घटना थी। तो ट्रू घटना पे तो किसी का कॉपीराइट है नहीं, आप डिफरेंट तरीके से उसे फ्रेम कर दीजिए एंड यू कैन डू इट। तो मुझे एक तो मेरी आत्मा को शांत करना था कि नहीं, एक दुष्यंत प्रताप सिंह आपका एक सब्जेक्ट था जो उस समय नहीं आ पाया, तो आपने उसको किया। तो सबसे पहले मैं अपनी शांति के लिए, और दूसरा अगेन हम बजट वाइज बात करें तो मुझे, क्योंकि अभी वी आर नॉट ऑन दैट मच ऑफ स्टेज के आपके पास ह्यूज बजट्स हैं, तो फिर बहुत ही कॉम्पैक्ट में आपको जब काम करना होता है तो फिर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपको जाना पड़ता है, और वही कोशिश मैंने की त्राहिमाम।
इन 2 फिल्मों से आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा और क्या रिस्पांस आपको मिला? मेरी ये तो खासियत है, मैं हमेशा आत्मविश्वास में रहता हूँ। और लेकिन ये दो फिल्में जब रिलीज हुई तो एटलीस्ट लोगों का जो फेथ है मेरे ऊपर कि नहीं, ये ऐसा डायरेक्टर है जो डायरेक्शन भी जानता है, जो प्रोडक्शन भी जानता है, जो पीआर भी संभाल लेगा, जो बजट में भी संभाल लेगा और जिसकी फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। इवन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो मेरी आदत है मैं कभी एक फोन के अलावा दोबारा फोन नहीं करता। तो समहाउ आप देखेंगे तो शायद ये भी ईश्वर का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों की ताकत है। मैं बोलता हूँ जर्नलिस्टों की, जो हमारी जो मेरा जो मीडिया जो बैकअप है मेरे पास में, उसी की ताकत है कि मैं एग्जैक्टली बोलूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे किसी आर्टिस्ट की जरूरत है ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुई। पब्लिक को पढ़ना है तो मैं इनफ, मेरे इतने संबंध है या मेरे प्रोजेक्ट में इतना प्यार है या लोगों का इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि जो जो आपको फॉर्मेट जहां पे चाहिए मेरे साथ वो खड़े हो जाते हैं। सब जगह पे मुझे कवरेज मिलती है, तो वहां पे नुकसान फिर आर्टिस्ट का ही होता है। और जनरली मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करता कि आप मेरे प्रमोशन में उसमें आओ। जनरली आई जस्ट डू वन कॉल कि ये या ट्रेलर लॉन्च है या टीजर लॉन्च है या फिल्म लॉन्च है, आप आओ, आना है तो somehow they said विजय, they maybe they expect from my side कि मैं कई बार कॉल करूं उनको, फिर गाड़ी भेजूं, ये भेजूं, तो वो मेरे से संभव नहीं होता। तो आई सेड आना है तो आओ भाई, अदरवाइज कोई बात नहीं, दिक्कत ही आती है, हम आपको सब चीजें भेज रहे हैं और वहाँ जहाँ जैसे जो कंफर्ट होता है उस कंफर्ट है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको 20 जनवरी आपकी फिल्म आ रही है जिंदगी शतरंज है, ये फिल्म क्या है, इसकी योजना कैसे बनी थी? जिंदगी शतरंज एक्चुअली त्राहिमाम से पहले बनी थी, बट ये थोड़ा बड़ी फिल्म है और इसके साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। इसके जो प्रोड्यूसर हैं ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में वो एग्जिस्ट हैं, तो उनकी और भी कई असाइनमेंट्स थे और थोड़ा ये ऐसी फिल्म थी कि हमें लगा कि इस पे ज़रा हम शांति से काम करें, इसका जब प्रेजेंटेशन हो तो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से हो, एक अच्छी फिल्म के बतौर पे हो। और इस फिल्म में बहुत मेहनत की हमने, तो मैं समझता हूँ जब मीडिया के भी दोस्त लोग देखेंगे उसको तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। मैंने किसी फिल्म में दावा नहीं किया, सब मैं बोलता हूँ आप देखो फिल्म, आप मेरी मेहनत देखिएगा, बट इस फिल्म के लिए मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म जब मेरे मीडिया के दोस्त भी देखेंगे, पब्लिक भी देखेगी, तो वो देखेंगे एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी फिल्म। किस तरह की फिल्म है, क्या है इस फिल्म के बारे में बताएं? ये बेसिकली सस्पेंस थ्रिलर है। लकीली मैंने जितनी की वो सस्पेंस थ्रिलर के आसपास ही सब्जेक्ट घूम रहे हैं अभी तक जो मैंने काम किए। हालांकि मुझे कॉमेडी का बहुत पसंद है काम करना, कुछ इंटरनेशनल सब्जेक्ट मेरे उसमें, बट सस्पेंस थ्रिलर थोड़ा मेरे ज्यादा नसीब में लिखा हुआ है। तो एक लड़की की कहानी है उसका कि पति चेंज हो जाता है और लास्ट टू द लास्ट जब क्लाइमेक्स में पता लगता है कि क्या घटनाएं हुई या कैसे हुआ, तो पब्लिक सन रह जाती है। अल्टीमेटली दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हितेन तेजवानी की फिल्म है। इस फिल्म के लिए आपने कई बड़े कलाकारों को शामिल किया, बड़े गायकों से काम करवाया, कैसे संभव हो पाया, कैसे लोग जुड़े आपके साथ? सबसे पहले तो शेरे पंजाब दिलेर मेहंदी, मैं उनके पास गया, मैंने बोला गाना करना है आपको, उन्होंने कहा गाना कर देते हैं, तो डबिंग उन्होंने कर दी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं और मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनका मार्केट रेट मुझे पता था कि क्या चार्ज करते हैं वो। तो उनका मैसेज आया कोई बात नहीं आप आओ डबिंग करते हैं। उन्होंने डबिंग कर दी। तो डबिंग में मैंने उनसे कहा कि क्या वीडियो भी शूट कर लें हम लोग आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे दुष्यंत जी, आप पंजाबी आप जानते हो, वो राजा नेचर होता है उनका। तो मैंने कहा बोले बताओ कब करना है? मैंने कहा मैं आपको एक मैसेज करूंगा। मैं कभी आर्टिस्टों से सामने पैसे की बात नहीं कर पाता, तो मैंने बाहर जाकर उनको मैसेज किया, मैंने कहा इतने ही पैसे हैं। तो दिलेर भाई का एक मैसेज आया मेरे पास, डन है, इस बार आपकी चलेगी लेकिन अगली बार हमारी चलेगी। उनका मतलब ये मत समझना कि काट की आंधी बार बार चलेगी। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि दिलेर मेहंदी के आप अगर कैरियर में देखें तो कोई भी मेरे जैसे तो डायरेक्टर की कोई फिल्म है नहीं। सब बड़ी फिल्म है, धर्मा, यशराज, ये सब बड़ी फिल्म वो करते ही नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्या मेरा शायद पूर्व जन्म का कुछ कर्जा था उन पे या उनका प्यार है मेरे लिए। उन्होंने आए गाना पूरा शूट किया, गाना सब रेडी, अभी भी वो आए हुए हैं स्पेशली इसके प्रमोशन के लिए और अपने खर्चे पे आए हैं, मतलब मैंने उनको कुछ नहीं दिया। तो ये मेरा प्यार है उनसे। तो दिलेर पाजी जब आए ऑन बोर्ड, फिर हमने ब्रूना को अप्रोच किया। ब्रूना को भी स्टेट, क्योंकि वो भाई इजिप्शियन है, उनको ज़्यादा हिंदी नहीं आती, तो उनको बोला था कि गाना मैं बहुत अच्छा करूंगा बट मेरे पास बजट बहुत लिमिटेड है, अगर आप कंफर्ट हो तो कर लो, आपको पब्लिसिटी बहुत अच्छी दूंगा लेकिन गाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। तो उन्होंने भी शी सेड ओके। तो इन बिटवीन बाकी जो आर्टिस्ट हैं, हितेन भाई के साथ हम बैठे, मुझे अभी भी याद है हम लोग कॉफी शॉप के बाहर मिले, बारिश आ रही थी, वो मेरी गाड़ी में बैठ गए थे, तो मैंने गाड़ी में बैठ के उनको स्टोरी सुना दी। बोले सर ये बताइए शूट कब करना है? मैंने शूट तो चलो पहले बताओ पैसे कितने लेने हैं। तो उन्होंने एक पैसा कोड किया, मैंने कहा ये तो मेरी पूरी फिल्म का बजट समझो है, तो आप मुझे बताओ
बोले अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपको मैसेज करूंगा, तो मैंने मैसेज किया, तो एक दिन जवाब नहीं आया एतिन भाई का। सेकेंड डे मैंने उनको फिर मैसेज किया, मैंने कहा कि बॉस नीड योर विशेस। देन ही कॉल्ड मी, ही सेड कि सर एक तो आप किसी को बोलिएगा मत कि व्हाट आई चार्ज फॉर योर फिल्म, मतलब एज अ फ्रेंड मुझे आप अच्छे लगे बहुत, इसलिए मैं फिल्म करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। हेमंत भाई साहब, तो हेमंत भाई से पता वो मतलब यारों के यार हैं, तो हेमंत भाई ने ही सेड हम कर लेंगे। उन्हें सब्जेक्ट सुनाया और हेमंत भाई को बोला, मैंने हेमंत भाई बहुत थोड़ा सा पैसा है, बट उनके कुछ मेरे रिलेशंस भी थे, पुराने दोस्त थे, उनके पैरेलल थे, तो इज रेडी। शावर अली उस समय मेरी कभी फोन पे ही बात हुई, फोन पे ही सब्जेक्ट सुना दिया और मैंने स्ट्रेट बोला, देखो बॉस आई एम लाइक योर फैन, आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, साउथ का बहुत बड़ा नाम है, तो मेरे पास पैसे नहीं इजाज़त देने को, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सिनेमा बनाऊंगा। शावर सेड ओके सर नो प्रॉब्लम। तो पता नहीं वो ऐसा कुछ माहौल बना, और जब कोविड पहला लॉकडाउन खुला तो हम लोगों ने सबसे पहले शूटिंग हम ही ने शुरू की मुंबई में। तो 350 लोगों का क्रू था, पूरा गाना किया हम लोगों ने, फिर शूट किया पूरा, सबने बहुत कोऑपरेट किया। हितिन भाई का उस समय मुझे याद है कि उनका एक डेली सोप सीरियल स्टार्ट हो गया था। डेफिनेटली हम तो कुछ नहीं दे पा रहे थे उनको, तो वो 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे थे, आते थे नींद में पूरा सारा, लेकिन पानी वानी पूरा डाल के प्रॉपर एकदम फ्रेश। वो डायरेक्टर का आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छी परिस्थितियों में फिल्म शूट हुई मेहनत से, इसलिए सबने, क्योंकि सबके कोई एस्पेक्ट्स नहीं थे, तो दे आर सो हैप्पी। मैंने लेकिन एक मेरा कमिटमेंट था सबसे, जो आज तक मैं निभाता हूँ, कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू से पहले पूरा पैसा ले लो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या आर्टिस्ट हो। ये मेरा सिस्टम है काम करने का। मैं प्रोड्यूसर को बोलता हूँ आपको इतना पैसा तो लग ही रहा है आपका, तो आप सबको पहले दे दो। तो मैं पैसे जरूर कम मिलते हैं हमारे पास से, बट उनको पहले ही पूरा पैसा मिल जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो कहे कि मुझे 2 दिन बाद मिला या 4 दिन बाद मिला। सो दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स, और सबने बहुत कोऑपरेट किया, इसीलिए फिल्म बहुत अच्छी बनी। जिंदगी शतरंज है को कहाँ फिल्माया और कितने दिन शूटिंग में लगे? जिंदगी शतरंज का अप्रॉक्स हम लोगों ने 18 डेज शूट किए, और मैक्सिमम शूट इसका मुंबई हुआ और नोएडा शूट किया हम लोगों ने इसको। कोई खास घटना दुर्घटना को याद है जो रोचक हो? रोचक तो नहीं, बट समहाउ कोरोना से इतना डरे हुए थे हम लोग, तो जरा सा किसी को आते थे तुरंत ऑक्सीमीटर लाओ, वो लाओ, ये लाओ, चेक कर लें, फिर ये हो घबराहट सी हो रही है। तो ऐसी 2-3 चीजें थी जो कि मुझे लगा यार कि हम ये किस माहौल में, और पता नहीं इस इंडस्ट्री को कितना हम लोग आगे ले जा पाएंगे। और सेकंड, जब मैं, क्योंकि मेरी भी वो पहली बड़ी फिल्म थी, तो जब सेट पे लोग आए तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बिहेव क्या करूं। आके हम लोग गले मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू कि बात करने को, यार कि आगे बात क्या करनी है। बड़े लोग इतने मस्त थे कि जब काम करते थे हम लोग, तो मैं बहुत एग्रेसिव काम करता हूँ, बहुत फास्ट काम करता हूँ, तो उसी को लेके ऐसे चर्चा हो जाती है, सर हम लोग तो बड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, आप मतलब रेडी हो गए पूरा सब, हम लोग आ रहे हैं, हम सोचते आदमी काम क्या। हेमंत भाई बहुत हंसते थे, बोले यार कहाँ से तुम ऊर्जा लाते हो? मैंने कहा ऊर्जा सब आप सबसे आती है, आप सब खड़े हो तो आपके रिगार्ड से आती है ऊर्जा, कि आप सब आर्टिस्ट आए हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं और सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोगों के लिए समहाउ कई चीज़ों पे। तो वो जो आपका जो प्यार है वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपको ऑन। और फिर दूसरा, मैंने कहा मैं देखो फौजी का बेटा हूँ, तो मेरे अनुशासन और अटेंशन मेरे खून में है, तो ये ओवरऑल मिला के। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोगों के लिए नई थी, और फिल्म सिटी में फिर नए नए रूल्स बने, और वो कोई कब्र वाला सीन था जहाँ पे कि लाश को उसमें डालते हैं गड्ढे में। मैं भी याद, हम लोग पहुँच गए, टाइम उतना ही था और वो गड्ढा ही नहीं खुदा था, तो कैसे वो गड्ढा खोदा, क्योंकि फिल्म सिटी में वो गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल काम है, और प्रॉपर आपको एक शेप अप चाहिए, और वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ है वो। तो वो कुछ ऐसे हैं कि शोर मचा रहा हूँ मैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ऐसा कि खुदा क्यों नहीं गड्ढा। तो बेचारे जो ऐसे घबरा के अगर हम वो उसे ही शूट कर लेते थे, तो शायद मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा एक कॉमेडी सीन हो जाता है मेरा, उन पर चिल्लाना बार बार, उनका जल्दी जल्दी, कभी फाड़ इधर टूट रहा है, कभी पत्थर पे लग रहा है, लगे पड़े हैं। तो मैं उनकी दूसरी हालत भी समझ सकता था, बट मेरी भी कुछ थोड़ा सा मजबूरी थी। फिर समाओ हम लोगों ने भी यूज अ कार, ऑडी यूज हुई, ऑडी सीधे लेके खड़खड़ उसमें नीचे पड़ा, पूरी क्रैश हो गई नीचे से। तो 2-3 लम्हे ऐसे थे, हम लोगों को लगता था कभी कि यार अभी इस पर गुस्सा करें तो क्या करें, क्योंकि उधर टाइम जाएगा, और इसको मैनेज करें तो कैसे करें। तो समहाउ इस टाइप की चीजें थी छोटी छोटी, बट ओवरऑल इस पूरी फिल्म के दौरान मेरे ख्याल से हर लम्हाई मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल था, और बहुत मस्ती में काम किया। कोविड के बाद बॉलीवुड की इंडस्ट्री की जो हालात है बहुत अजीब सी हो गई है, बहुत सी चेंजेस हो गए हैं। आप इस सारे बदलाव को किस तरह से देख रहे हो? मैं देखिए, इसका सबसे अच्छा तो ये हुआ कि यहाँ पे पहले बहुत फेक चीज़ें होती थी, वो सब वॉश आउट हो गई आज की डेट पे।
और क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया इतना ज़्यादा हो गया पब्लिक के बीच में, लोग घर बैठे तो मीडिया की ताकत को जाना उन्होंने। तो अभी जो मैं देखता था मुंबई में, जो लोग उल्टा सीधा बोल के, गलत बोल के जो नए बेचारे प्रोड्यूसर्स का पैसा फंसवा देते, वो सब चीज़ें यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो अभी यहाँ काम के खिलाड़ी रह गए हैं जो काम कर रहे हैं, और लोगों का एक्सेस बढ़ गया डिजिटल की वजह से। डायरेक्ट अभी वो चैनल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्या चल रहा है 1 मिनट में पता लग जाता है उनको। तो वो जो चीज़ें थी वो एक एरा कम हुआ। तो वहाँ मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को फायदा हुआ कि इंडस्ट्री में हमारी में थोड़ा विश्वास बढ़ा है लोगों का, इंडस्ट्री में काम करने के जो जेन्युइन लोगों का था जो कम्युनिकेशन, वो बढ़ा है। तो उस लिहाज से इंडस्ट्री एक अच्छी फेज में है। हाँ, फाइनेंशियल तो क्रंच ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो सभी झेल रहे हैं उसको, बट मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे दिन मतलब आने वाले हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद क्या लग रहा है, सिनेमा को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? सिनेमा का जो स्वैग है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत लोगों को लगता है जैसे थिएटर का आज भी स्वैग है, थिएटर खत्म नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की कितनी पब्लिक थिएटर देखती है। बट आज भी अगर आप महंगी टिकट की बात करेंगे तो सबसे महंगी टिकट जो नरिमन पॉइंट पर जो थिएटर है उसी की है। सबसे महंगी 25,000 40,000 की टिकट होती है। तो सिनेमा का एक स्वैग है, सिनेमा का जो मजा है, आज भी बच्चों को सिनेमा में फिल्म देखनी है। थोड़ा डरे हुए हैं लोग कोविड से, उससे, बट OTT आप मोबाइल को कितनी देर नजर गड़ा के देख सकते हो, हाथ में दर्द हो जाएगा, कंधे में दर्द हो जाएगा। तो सिनेमा का जो स्वैग है वो खत्म नहीं होगा। हाँ, कुछ मेरे ख्याल से सिनेमा को भी सर्वाइव के लिए पैसा चाहिए। ये जो मनी का जो फ्लो जो कम हुआ है, ये कहीं डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को और सिनेमा को भी। जब ये फ्लो ठीक होगा तो सिनेमा भी अपनी प्रॉपरली गति पाया जाएगा। बट मेरे ख्याल से अभी तो सिनेमा इज परफॉर्म ओके। अब बस एक अच्छी पिक्चर आती है तो लोग जाते हैं, सिनेमा भरता है, लोग एंजॉय करते हैं। तो सिनेमा का दौर तो खत्म होना संभव नहीं है। हाँ, लोगों की जो सुविधा है वो बढ़ गई है। आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन, डिज्नी हॉटस्टार या जितने भी हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर में उस समय, बट वो एक लिमिटेड तक ही है। उसको आप बोलो कि आप इस पे सर्वाइव कर लो तो वो मेरे ख्याल से संभव नहीं। सिनेमा शाश्वत है और वो रहेगा। आगे की क्या योजनाएं? आगे हम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं, इस महीने एक बहुत अच्छी न्यूज़ है पूरी इंडस्ट्री को, मतलब ऐसी न्यूज़ होगी इंडस्ट्री के लिए न्यूज़ होगी। अभी तो हम लोग ये छोटे छोटे अपना फायर हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी न्यूज़ इंडस्ट्री को दें। और मेरी वेब सीरीज़ हैं, मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं, ये सब लाइन में है। मेरा टारगेट है, मैंने सोचा है कि मैं फेब तक सब रिलीज़ कर दूं पूरा सारा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात भी चल रही है हम लोगों की, एक अच्छा सर्कल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग सिनेमा प्रेमियों को भी, सिनेमा में जो हमारे दोस्त हैं उनको, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपनी टीम को गौरवान्वित करेंगे अपने काम से। दूसरी फिल्मी संगम चैनल से बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।